चलिए फ्रेंड, जैसा कि आप सभी की परीक्षाएं नजदीक हैं, तो परीक्षा के परिप्रेक्ष्य में आज सीडीपी की महत्वपूर्ण क्लास को हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। जब भी सीडीपी का नाम आता है, सबसे पहले हम उसके ऐसी टॉपिकों को पढ़ना प्रारंभ करते हैं जहां से आपको निश्चित तौर पर परीक्षाओं में मदद मिलने वाली हो और आप निश्चित तौर पर अच्छी अंक अर्जित कर पाए। उन टॉपिक को पढ़कर, कुछ सीमित टॉपिक है जिनको पढ़कर आप सीडीपी में अच्छी स्कोर कर सकते हैं। उन्हीं महत्वपूर्ण टॉपिकों में जो एक टॉपिक है फ्रेंड, अधिगम, जहां से हम लोग क्लास को प्रारंभ कर रहे हैं। तो अधिगम का नाम आते ही आपको 3 से 4 अंक इस टॉपिक से आपको प्रतिवर्ष परीक्षाओं में देखने के लिए मिलते हैं। वही 3-4 अंकों को देखते हुए सबसे पहले हम लोगों ने इसी टॉपिक को चुना है और यहीं से हम लोग क्लास को प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए, अधिगम में पढ़ना क्या क्या होता है। सबसे पहले अधिगम में जहां से क्वेश्चन आते हैं उन्हीं चीजों को हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि बिना वजह की चीजें या जो सिलेबस से बाहर की चीजें हैं उनको पढ़ने से फायदा है कि जो चीजें परीक्षा में आती हैं उसी पर ज्यादा मेहनत किया जाए। तो अधिगम में जो हमको पढ़ना होता है, सबसे पहले अधिगम के अर्थ को हम जानते हैं, नॉर्मली अधिगम होता क्या है। उसके बाद इसमें अधिगम की विशेषताओं से प्रश्न बनते हैं, अधिगम के सिद्धांत से प्रश्न बनते हैं और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। यहां से मोटा मोटा प्रश्न जो है हर साल परीक्षा में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग अधिगम के अर्थ तथा उनकी महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में एक एक करके जो है डिस्कस करेंगे और आप सभी को निश्चित तौर पर यह टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। चलिए, सबसे पहले आप देखिए अधिगम। अधिगम को हम लोग अंग्रेजी में लर्निंग कहते हैं, ठीक है। लर्निंग मतलब अगर सामान्य अर्थ में देखें, संकुचित अर्थ में अगर इसको देखें फ्रेंड, तो संकुचित अर्थ में इसका जो मतलब होता है वह होता है सीखना, ठीक है। अगर आपसे नॉर्मली कोई कहता है कि अधिगम क्या है, तो अधिगम का मतलब होता है सीखना। अगर आप मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करेंगे अधिगम को लेकर, तो अधिगम का जो अर्थ है फ्रेंड होता है व्यवहार में परिवर्तन। वो भी कैसा परिवर्तन, जो अस्थायी हो। ऐसा परिवर्तन जो अस्थायी हो, जिसके परिणाम स्वरूप आपको कुछ एक नए कार्य की प्राप्ति हो, एक नए ऊर्जा की प्राप्ति हो, एक नए दिशा में एक नए कौशल की प्राप्ति हो। इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है वह आपको अधिगम की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे एक डिफिनेशन के माध्यम से हम लोगों ने अधिगम को यहाँ पर अच्छे तरीके से परिभाषित किया है। डिफिनेशन को आप यदि अगर देख लेते हैं, ध्यान में रखते हैं, तो अधिगम आपका कभी भी गलत नहीं होगा। देखिए, व्यवहार में परिवर्तन, ठीक है। व्यवहार में आया हुआ परिवर्तन जो अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव, इन 3 शब्दों को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यही 3 शब्द आपके अधिगम को पूरा कर रहे हैं। यदि ये शब्द ना हो तो व्यवहार में परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, अस्थायी भी होते हैं, अस्थायी भी होते हैं, लेकिन ये तीनों शब्द अस्थायी परिवर्तन को दिखाते हैं, इसलिए इनको बोलना, इनको याद रखना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो व्यवहार में आया हुआ परिवर्तन जो अभ्यास, प्रशिक्षण, अनुभव के आधार पर हो, वह आपका अधिगम कहलाता है, वह आपका फ्रेंड अधिगम कहलाता है। अब देखिए, अधिगम को और समझने से पहले सबसे पहले हम व्यवहार को समझ लेते हैं। देखिए, व्यवहार को आप समझ लीजिए कि व्यवहार क्या होता है। तो व्यवहार इस समय जो आप मनोविज्ञान जो चल रहा है, वर्तमान को दृष्टिकोण में जो मनोविज्ञान हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, उसका आधार व्यवहार है। इस समय मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संरचना का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके प्रतिपादक रूप में आपके जेबी वाटसन का नाम प्रमुख है। उन्होंने ही व्यवहारवाद के सिद्धांत को दिया है। जैसे आपने देखा है कि आप जो मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र के रूप में पहले जाना जाता था, उसके तत्पश्चात इसको दर्शन शास्त्र से अलग किया गया, मन के रूप में इसका अध्ययन किया गया, ठीक है। फिर आत्मा के रूप में इसका अध्ययन किया गया, उसके बाद चेतना के रूप में इसका अध्ययन किया गया। मतलब अलग अलग भागों में बांटकर जो है इसका हम लोग अध्ययन बारी बारी से करते चला है। उसके बाद फाइनली अंत में जाकर जो हमने इसको माना, जिस रूप में लिया हमने, वह था व्यवहारवाद, जिसका वाटसन ने प्रतिपादन किया था। तो उस व्यवहारवाद को मानकर ही हम लोग क्या है आगे की प्रक्रिया प्रारंभ की है। वहां से आया व्यवहारवाद शब्द आज मनोविज्ञान में एक महत्वपूर्ण शब्द बन चुका है और उस पर पूरी तरीके से आधारित है। तो अधिगम की बात कर रहे हैं हम। व्यवहार में परिवर्तन जो अभ्यास का मतलब क्या होता है, किसी भी कार्य को जो हम निरंतर करते रहते हैं और उसे जो सीखते रहते हैं, वह हमारा क्या होता है, अधिगम होता है। प्रशिक्षण मतलब किसी व्यक्ति द्वारा किसी कार्य के लिए दिया गया शिक्षण ही प्रशिक्षण होता है। मतलब अधिगम के अंतर्गत क्या होता है, कोई व्यक्ति यदि प्रशिक्षित करता है किसी कार्य के लिए, तो अभी अधिगम की श्रेणी में रखा जाएगा। और अनुभव की यदि बात करें, तो अनुभव का मतलब क्या है, किसी कार्य को आपने पहले कर लिया है और उसके आधार पर आप किसी नए कार्य को करते हैं, तो अभी अधिगम की श्रेणी में रखा जाएगा। तो ये थी अधिगम के सामान्य अर्थ और उसकी महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में, ठीक है। तो इतना चीजें आप नोट करते चलिएगा, जो भी चीजें आपको इंपॉर्टेंट लगे आप नोट करते चलिएगा। अब बात करेंगे अधिगम के महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में।
कुछ महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम से रिलेटेड महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी हैं जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। यहीं से अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न आपसे मिल जाते हैं, इसलिए मैंने कुछ 4 राइटर को लिया है जिनकी परिभाषाएं आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जिसकी परिभाषा की हम बात करते हैं वह है आपके क्रो एंड क्रो। जी हाँ फ्रेंड, क्रो एंड क्रो से निश्चित तौर पर जो है आपसे मतलब काफी बार ये परीक्षा में पूछा गया है, हुबहू पूछा गया है। तो सबसे पहले जो डिफिनेशन है वह क्रो एंड क्रो की है। तो क्रो एंड क्रो की डिफिनेशन आप लोग नोट करिएगा। तो यहां पर देखिए क्रो एंड क्रो हमने लिख दिया है, इसका डिफिनेशन आपको नोट करना पड़ेगा। तो आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन, आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम कहलाता है। पुनः सुनेंगे, आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का जो अर्जन होता है उसे हम अधिगम कहते हैं अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो, अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो। अगला गिलफोर्ड के अनुसार, गिलफोर्ड की भी डिफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं कि गिलफोर्ड के अनुसार क्या है फ्रेंड, इसको नोट करिएगा कि व्यवहार के कारण, व्यवहार में आया हुआ परिवर्तन अधिगम कहलाता है। व्यवहार के कारण, व्यवहार में आया हुआ परिवर्तन अधिगम कहलाता है। जिन साथियों का छूट गया है पुनः सुनिएगा कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आया हुआ परिवर्तन अधिगम कहलाता है। यह मत है, यह किसके अनुसार है, गिलफोर्ड के अनुसार। अगली बात करते हैं फ्रेंड हम लोग उर्वर्थ के अनुसार। तो उर्वर्थ का क्या कहना है भैया, उर्वर्थ ने कहा है कि नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं को, नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं को ग्रहण करने की प्रक्रिया, ग्रहण करने की प्रक्रिया, अर्जन करने की प्रक्रिया जो होती है वह अधिगम कहलाती है। किसका है फ्रेंड, यह आपके उर्वर्थ का है। पुनः इसको सुनिएगा, नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रक्रियाओं को अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम कहलाती है। आगे अंतिम जो लास्ट है वह है बीएफ स्किनर। जी हाँ, बीएफ स्किनर। जी हाँ, इन्होंने जो डिफिनेशन दिया है, इन्होंने कहा है कि व्यवहार, अधिगम व्यवहार में, अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, ऐसा मानना है किसका, आपके बीएफ स्किनर का। एक बार हल्का सा रिवीजन लेते हैं। तो अभी हमने पढ़ा अधिगम के अर्थ के बारे में। संकुचित जो अर्थ होता है वो होता है आपका सीखना, व्यापक जो अर्थ होता है वह व्यवहार में परिवर्तन होता है। डिफिनेशन हमने देखा कि व्यवहार में आया हुआ, ठीक है, व्यवहार में वह परिवर्तन जो अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के आधार पे हो वो आपका अधिगम कहलाता है। और उसके बाद हमने एक एक करके जो है 4 महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों के परिभाषाओं को देखा, जिनमें पहला नाम है आपकी क्रो एंड क्रो का। इन्होंने कहा है आदतों, ज्ञान व आवृत्तियों का जो अर्जन होता है वह अधिगम कहलाता है। दूसरा गिलफोर्ड के कारण कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आया हुआ परिवर्तन अधिगम कहलाता है। तीसरा डिफिनेशन जो हमारा उर्वर्थ का कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है वह अधिगम कहलाती है। और चौथा जो डिफिनेशन था फ्रेंड वह बीएफ स्किनर का था कि व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया जो है वह अधिगम कहलाती है। तो ये था फ्रेंड आज का आपका कंप्लीट लेक्चर। ठीक है, अगले हम कंटिन्यू करेंगे अधिगम की विशेषताओं से लेकर। अधिगम की विशेषताओं को अगले क्लास में हम लोग देखेंगे।